तो आई थिंक अगर आप अपने खुद के स्टार्टअप या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आज की तारीख में, तो यू कैन बी द वन होल टेक टीम। जब आप रिज्यूमे में कैगल पढ़ते हो, हगिंग फेस पढ़ते हो, आप डिस्क्राइब भी करना इनको, और आपके माइंड में क्या आता है? कैगल ऐसी चीज हो गई कि जहाँ पे आप compete कर रहे हैं, इट्स एन एग्जामिनेशन। एक बच्चे ने कैगल पे प्रोजेक्ट्स भी कर लिया, हगिंग फेस पे भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब वो आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सीखने के लिए। तो अब इसमें कौन से टॉपिक्स आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट? सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अभिषेक बैक अगेन, हु वर्क्स एट इन्वेस्को एज अ डेटा साइंटिस्ट। हमने फर्स्ट वीडियो ऑन एआई एरा की थी अभिषेक के साथ, विच इज द मोस्ट पॉपुलर वीडियो। हियर बैक विद पार्ट 2, बिकॉज अभी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। वी हैव न्यू एआई टूल्स लाइक कर्सर एआई, इतने सारे मॉडल्स आ चुके हैं, बिकॉज अभी क्लॉड के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं ऑन ट्विटर एज कम्पेयर टू about ChatGPT. So today our goal is to tell students how to prepare their profile, whether it is using models on Hugging Face, Kaggle, अपना पूरा resume अगर किसी को बनाना है डेटा साइंस में, कैसे बना सकते हैं? So first of all, Abhishek, can you please again introduce yourself? Definitely. First of all, thanks Arnu for having me over here again. Hi everyone, I'm Abhishek and I'm working as a data scientist at Invesco. That's pretty much I have like TikTok experience within data science for past I would say 6 or 7 years now. क्या बात है? इंडिया से, एंड मैंने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है, तो उसका एक अच्छा मेल्टिंग पॉट बन गया है एक्सपीरियंस। तो that's pretty much it. जी, तो आपने पिछली वीडियो में बताया था आप रैग इंटीग्रेट कर रहे हो इन्वेस्टो के लिए, तो हर जगह जो डेटा है उसमें चैटबॉट लगा देना, ताकि वो पूरा डेटा वेक्टर डेटाबेस पे कन्वर्ट होके आप किसी भी पीडीएफ में सर्च कर सकते हो। अभी गूगल ने जेमिनाई में हर वर्ड डॉक के साथ चैटबॉट डाल दिया है। तो आप अभी भी रैग में काम कर रहे हो कि आपका काम इससे इवॉल्व हो चुका है? तो रैक पे हम काम कर रहे हैं, वो काफ़ी डायनेमिक सा प्रोसेस है, इन द सेंस कि लाइक जैसे जैसे नए रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो आई वुड से कि एक्सपैंड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ में, बट नॉट जस्ट रैक एनी मोर। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि आप अपने काम के बारे में लिमिटेड बात कर जा रहे हो, तो अब बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आजकल सभी लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं कर्सर एआई के बारे में। लोग आजकल VS कोड में कोपायलट कम यूज कर रहे हैं और कर्सर ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी 18 to 20 ईयर ओल्ड यूजिंग कर्सर एआई लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने 18 ईयर स्टूडेंट ने एक बैकग्राउंड पे टेक्स्ट बनाने के लिए विद इन 2 days हैकाथॉन में कर्सर एआई से प्रोडक्ट बनाया एंड इट वेंट वायरल। सो आप बताना कि व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ these code editors, Cursor AI, GitHub Plus Copilot जो VS Code में integrated है, what do you believe in the more? जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अपनी जगह। जैसे VS Code, मेजॉरिटी ऑफ कोडर्स मैंने देखा है कि एटलीस्ट उसको VS Code टेक्निकली इज अ टेक्स्ट एडिटर, उसको प्लगइन्स लगा के IDE बना दिया, राइट? तो अगर हम VS Code की बात करें तो उसमें आपके पास जैसे आता है GitHub का Copilot, राइट? तो एक पेड सब्सक्रिप्शन है, बट वो एक प्लगइन है एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ठीक है? तो आप जब उसको इस तरीके से देखते हैं तो आपकी सॉर्ट ऑफ फीचर्स लिमिट हो जाते हैं, आपका प्लगइन इंटरेक्शन बिटवीन VS Code। तो अगर आपने जैसे यूज़ किया ही है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप VS Code यूज़ करें, आप टेक्स्ट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं आपके कोड का, राइट? आप उसके अंदर फिर राइट क्लिक करके वो देख सकते हैं, नहीं तो आप आपके प्रॉम्प्ट से आप ऐसा लगेगा आप उसके साथ चैट कर रहे हैं, राइट? बट जो मेजर डिफरेंस आता है VS Code और कर्सर के बीच में, वो यही आता है कि कर्सर इज एन AI फर्स्ट IDE, वेयर जहाँ पे वो एक AI इज नॉट अ प्लग इन दैट आपका जो IDE है, बट वो एक AI नेटिव IDE है। तो डिफरेंस ऐसा आता है कि आपकी कोडिंग की हैबिट्स बहुत चेंज हो जाएंगी। आपका जो ऑटो कंप्लीशन VS Code में आएगा GitHub Copilot की तरफ से, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लाइक आप टैब दबाते रहिए वो कंप्लीट करते रहेगा, बट वो लाइन बाय लाइन करेगा। वही जब आप कर्सर में आते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, इन द सेंस कि वो मल्टीपल लाइंस का एक बार के अंदर आपको कन्वर्जन या फिर आपको जो भी करना है बता देता है, एंड इट्स मोर लाइक चैटिंग विद समवन टू कोड। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंड आई थिंक कर्सर यहाँ पे लीड करता है, बट अगेन VS Code इज ऑल्सो प्रिटी मैच्योर्ड प्रोडक्ट। तो देखते हैं फ्यूचर कैसे प्ले आउट करता है, बट आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोडिंग की हैबिट्स में ठीक ठाक चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज कर्सर मुझे ऐसा लगता है इट्स अ थिंग जो कि आपकी रेगुलर कोडिंग प्रैक्टिस से डिविएट कर रहा है, इन द सेंस कि आप एक अलग तरीके से कोड कर रहे हैं, आप प्लगइन लगा के कोड नहीं कर रहे हैं, बट आपका कोडिंग करने का तरीका बदल रहा है। तो ऐसा है। आपको कौन सा पसंद है? बिकॉज कॉर्पोरेशंस कर्सर अलाउ नहीं कर रही हैं। जी, कॉर्पोरेशन तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे क्योंकि वो बंडल में फ्री आता है। GitHub Copilot हम प्रोवाइड करते हैं काफी कंपनीज, तो इजी है। पर आपको कौन सा पसंद है?
तो अलग अलग है मुझे और मेरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकती है इस बारे में। जैसे वीएस कोड की अगर मैं बात करूं तो वो कॉर्पोरेट सेटिंग में या फिर इवन पर्सनल सेटिंग में ठीक ठाक प्ले आउट कर जाता है। कर्सर आई वुड लाइक टू यूज जब लेट्स से मैं खुद का कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट। क्योंकि कर्सर अभी भी अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, तो मेरा अजम्पशन ये है और जितना मैंने पढ़ा है कि वो अभी भी आपका डेटा यूज़ करेंगे। आप शायद कुछ ना कुछ आप वो एग्रीमेंट साइन करवा के, बट देर समथिंग दैट दे स्टिल लर्निंग फ्रॉम यू। तो कॉर्पोरेट सेटिंग में वो काम नहीं करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटा प्राइवेट कैटेगरी में आ जाता है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका डेवलपर का डेटा बाहर जाए, वो कैसे कोड कर रहा है, क्या कर रहा है। बट कर्सर के अंदर आई थिंक जब इनका प्रोडक्ट शायद इतना मैच्योर हो जाए कि दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग एवरीथिंग एज अ सेटिंग इन अ कॉर्पोरेट प्लग इन एनवायरनमेंट और वो सब, तो फिर आई थिंक वो एक सॉर्ट ऑफ एक पॉइंट बन जाएगा जिसके बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हाउ यू कोड। बिकॉज आज की तारीख में पहले ऐसा होता था कि आपके पास इतने सारे लोग हैं, राइट। आपकी डेवलपमेंट टीम है, आपके पास प्रोबेबली एक कोई फ्रंट एंड इंजीनियर है, कोई बैक एंड है, कोई डेवऑप्स देख रहा है, राइट। कोई प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, कुछ भी जैसे भी अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो आई थिंक अगर आप अपने खुद के स्टार्टअप या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आज की तारीख में, तो यू कैन बी द वन होल टेक टीम, एंड आपको असिस्ट करने वाले अलग अलग तरीके से कर्सर के थ्रू आप उसको सारा काम करवा सकते हैं जी। तो ये बहुत बेनिफिट है। तो आज की तारीख में आपका कोई चैलेंज नहीं आएगा इस तरीके से कि अच्छा ये तो मुझको नहीं आता है, या फिर मुझे बैठ के लेट्स से कुबरनेटिस सीखना है तो मुझे बैठ के पहले मैनुअल पढ़नी पड़ेगी, फिर थोड़ा मैं कुछ ट्यूटोरियल देखूंगा, फिर जाके मैं खुद का क्लस्टर बना पाऊंगा। आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं। आप आपकी फाइल बनाइए, कर्सर के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो इवन वीएस कोड में भी आप पूछ सकते हैं, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स राइट अवे। तो आपका लर्निंग प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू, जैसे आप अगर पहले देखें कि जब नया नया कैलकुलेटर आया होगा पुराने टाइम पे, राइट, तो स्कूल्स के अंदर बोलते हैं कि कैलकुलेटर मत यूज़ करिए। खासकर भारतीय स्कूल्स के अंदर बहुत ऐसा है कि आप बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देंगे। बट जब आपको लंबे कैलकुलेशंस रियल लाइफ में करने होते हैं, यू ऑलवेज रिलाई ऑन कैलकुलेटर ओनली, राइट। तो मुझे लगता है ये वैसा ही शिफ्ट है। आप अपना बेस इस तरीके से बना सकते हैं कि आप कोडिंग सीखें नॉर्मल तरीके से बिना एआई के साथ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। बट जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो आएगा तो वहाँ पे स्पीड और उसकी बात आती है और रिलायबिलिटी की बात आती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कर्सर जैसा प्रोडक्ट वहाँ पे आपको बेटर काम करेगा। बिल्कुल, मतलब उसका मुझे ऐड फीचर बहुत पसंद है। आप ऐड कर सकते हो। हाँ। आपको पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन से पूछना है, आपको अपने कोड लोकली से पूछना है, एग्जैक्टली। यू कैन जस्ट पुट ऐड, आपको कहीं से भी आंसर बिल्कुल परफेक्टली आता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने और रीड में। इसका मुझे कर्सर है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बताया गया कि कर्सर से वो कर्सर बना रहे हैं, वो अपने टूल से ही और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और उसकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि आप एक एक लाइन को बार बार क्वेश्चन पूछते हो, तो वो प्रॉम्प्ट जो है बार बार जीपीटी को कॉल करता है, या फिर जीपीटी को कॉल करता है, वो जीपीयू में जाएगा। वो कितना हेवी है फॉर द जीपीयू एंड वेरी एक्सपेंसिव टोकन वाइज। एग्जैक्टली। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने पूरे कोड को बार बार भेजते हैं स्मॉल स्निपेट्स की जगह, ताकि वो फास्ट हो जाए। तो कितनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गई होगी, आपको क्या लगता है? तो जितना मैंने थोड़ा बहुत कर्सर का आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है, इतनी कोई इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिकली है नहीं कि वो मतलब इंटीरियर वो अपना खुद का मॉडल कैसे ट्रेन कर रहा है। बट आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ प्लग एंड प्ले फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स। तो ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट कंप्रेशन करके एक टेक्निक है, जैसे वो यूज़ करी जाती है कई बार कि ताकि आपका लोड कम हो जाए जीपीयू पे, आप टोकन्स कम यूज़ करें जी। तो उसके लिए यू कैन हैव लोकल मॉडल्स। बट मुझे अभी आइडिया नहीं है कि वो लोकल लेवल पे क्या कर रहे हैं। बट ये हो सकता है कि डेफिनेटली जैसे प्रॉम्प्ट कंप्रेशन एक बहुत कॉमन टेक्निक है। देन जो आपका कंटेंट स्प्लिटिंग है, वो हो सकता है कि आप कितनी हिस्ट्री उसके साथ देना चाहते हैं, तो वो कंटेक्स्ट वो लोग छोटा बड़ा जैसा करना चाहें डिपेंडिंग ऑन यूज़, कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स बिना पुरानी हिस्ट्री यूज़ करे मिल रहे हैं तो दे विल स्टार्ट सेंडिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर कोड चंक्स, जिससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। बट अगर आपको लग रहा है कि जो उसके सजेशंस, क्योंकि वो सजेशंस पे काम करता है, आपने ऐड कुछ भी लिखा उसके अंदर, राइट, तो आपको 10-15 ऑप्शंस भी दे सकता है कि आप इसमें से क्या लेना चाहोगे, मे बी नेक्स्ट सजेशन, राइट। तो अगर आपके सजेशंस आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो ये सॉर्ट ऑफ उनके लिए आपके लिए कॉस्ट है। क्यों कॉस्ट है? क्योंकि उसको अगली बार इन्फर करने के लिए वापस से पूरा कोड चंक भेजना है अगले सजेशन के लिए, राइट। तो व्हाट दे विल स्ट्राइव एट इज लाइक कि वो पहली बार के अंदर ही उसका सजेशन आप जो काम करना चाहते हैं वो एक बार में कंप्लीट कर दे। सो दैट वे यू सेव कॉस्ट ऑन इन्फ्रेंसिंग, एंड ऑल्सो उनका खुद का मॉडल ट्रेन करने का भी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट बचता है कि अगर वो दे आर गेटिंग गुड एट दैट देन दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बिकॉज उनका फिर वो प्रॉम्प्ट्स अपने वैसे ट्यून कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है।
उसके अलावा कई लोग ऐसा भी करते हैं कि दे हैव देयर ओन बेस मॉडल्स, जिसमें वो ये देखते हैं कि हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, इस पे यूज़र हैप्पी रहा या नहीं रहा, राइट। तो ये सब चीज़ें रादर देन यूजिंग LLM, लोग खुद के छोटे मॉडल से बेटर और बहुत चीपली ट्रेन कर पाते हैं। तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होता है, इन्फ्रेंस टाइम भी इंप्रूव हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम एवरीवन बेनिफिट्स। वो खुद के मॉडल ट्रेन करते हैं इस कारण। लाइक देयर इज अ वे दे कैन डू दैट। ओके, सो ये ऑब्वियसली आई थिंक कर्सर के अंदर कुछ चीज़ें प्रोप्राइटरी होंगी, बट एट द सेम टाइम ये जनरल टेक्निक्स हैं जो नॉट जस्ट फॉर कर्सर बट इन जनरल कंपनीज यूज करती हैं टू बिल्ड बेटर AI प्रोडक्ट्स। जी, तभी तो ऐसे प्रोडक्ट्स कोई भी वो उठा के नहीं कर सकता। यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग, VC फंडिंग टू ट्रेन कस्टम मॉडल्स ऑन टॉप ऑफ इट। वो यूजर का बिहेवियर ट्रेन करते हैं, जैसे मैंने जो ब्रॉडकास्ट में भी देखा था, यूजर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अब अगर उसने कोड चेंज ये फंक्शन में किया है तो वो मोस्ट लाइकली नीचे करेगा कि ऊपर करेगा। Exactly. They predict the actions to accelerate. Good news दोस्तों, we recently crossed 70 plus admits for students studying abroad with Fly with Sync, powered by Admit Card, and there are only few consultancies which are AIRC credited by America, and I can proudly say we are one of them. And first of all, we give you discounts whether you want to take Duolingo English test or any English proficiency test for your study abroad journey, and we help you shortlisting the best scholarships for universities in US, Canada, wherever you want to study. So go ahead, check out all the free resources, including letters of recommendations, transcripts on the flywithsing.com website. Plus, get an opportunity for a call back immediately. Go check out. Exactly. So, अभी रोड मैप बनाने से पहले स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बहुत समझना जरूरी है। जैसे आपने पेपर मेंशन किया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले पेपर्स आए थे डेटा स्केलेबिलिटी के ऊपर, जो ओपन एआई ने 2018 में 17 में लिखा था कि बिगर इज बेटर। यस, राइट। और साथ में ये भी आया था पेपर इनकोडर एंड डिकोडर मॉडल्स के बारे में। तो पहले हम इनकोडर मॉडल्स यूज करते थे, अब डिकोडर मॉडल जैसे ChatGPT है। आप थोड़ा ये ब्रेक डाउन करोगे, ट्रांसफॉर्मर्स कितने तरह के होते हैं, इनकोडर, डिकोडर? बिल्कुल श्योर। तो वो जो इनिशियल पेपर है, आई थिंक मिस्टर आशीष आसवानी एंड उन्होंने कंपनी ने लिखा था गूगल टाइम्स जब वो थे, तो अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट, उन्होंने मॉडल बनाना नहीं बताया था। लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट इन द सेंस ट्रांसफॉर्मर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, राइट। अलग अलग टाइप के होते हैं, लोगों के पास लीनियर लेयर टाइप की चीज़ें होती है, तो उन्होंने अपना खुद का एक फिगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। द होल आइडिया इज कि इट इज बेसिकली ऑफ टू पार्ट्स, राइट। आपका एक होता है एनकोडर और एक होता है डिकोडर। जी। एनकोडर और डिकोडर का जैसे काम है, जो वर्ड है वो ही एक्सप्लेन कर रहा है। एनकोड मतलब किसी चीज़ को लेके उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर देना, डिकोड का मतलब वही कोड लेके उसको एक्चुअल ओरिजिनल चीज़ में कन्वर्ट करना, राइट। तो मेनली दो पार्ट्स हैं आपके, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर सेक्शन जो है वो एक पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क है, जो कि आप मल्टीपल टाइम उस ब्लॉक्स को रिपीट कर सकते हैं टू मेक इट बिगर और स्मॉलर। एंड इसको जनरली अलग अलग टाइप के टास्क के लिए के थ्रू ट्रेन किया जा सकता है। जैसे आप कोई भी 2 सेंटेंसेस ले सकते हैं, राइट। आपको इनिशियली मॉडल को ट्रेन करना है। लाइक ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क, मैं नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली कि बच्चे को कुछ सिखाने जैसा है, बट उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज है। जैसे आपको मान लीजिए इंग्लिश सीखनी थी बचपन में, तो आपको टीचर्स बोलते थे कि लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स भरना, राइट। आपने कुछ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसके बाद बोलेंगे ठीक है इधर फिलअप से आप फिल करिए, या क्या वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, राइट। उसके बेसिस पे आपकी लर्निंग ऐसे हुई, राइट। जी। समथिंग सिमिलर मॉडल के साथ हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग टास्क हैं। तो जैसे पहला टास्क होता है कि मास्क लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग, राइट। उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट है, आपको पता है कि एक बेसिक टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ और टेक्स्ट दिया हुआ है, आप उसमें से कुछ कुछ चीज़ें छुपा देंगे एंड वो मॉडल को देंगे। फिर मॉडल कुछ प्रेडिक्ट करेगा और फिर आपको मॉडल को ट्रेन करने की वो सही वर्ड प्रेडिक्ट करे। तो ये एक टाइप का टास्क हो गया। आप देख सकते हैं कि क्या ये 2 टेक्स्ट सिमिलर हैं। तो आप अलग अलग टाइप के टास्क जब मॉडल को करना सिखाएंगे तो उसके पैरामीटर्स ऐसे चेंज होने लग जाएंगे, सो दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कंटेक्चुअली कि किधर क्या हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मर्स वही रोल प्ले करते हैं। वो अटेंशन करके एक मैकेनिज्म होता है, तो मल्टी हेडेड अटेंशन करके एक काफ़ी मतलब ठीक ठाक कंसेप्ट है, इन द सेंस कि लाइक वो एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड सीक्वेंशियली नहीं ले रहा है, वो एज अ ब्लॉक ऑफ द होल टेक्स्ट ले रहा है। उसके बाद वो हर एक वर्ड के बीच में अपनी एंटिटीज और रिलेशंस बना रहा है, एंड फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप फर्दर उसको ट्रेन कर पा रहे हैं। तो आपने किस चीज़ को एनकोड किया, सबसे पहले प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट है, आपने उसको आपने उसको वेक्टर में करा, एनकोड कर दिया। फिर आपने वही वेक्टर लेके आपने फीड किया, और जब डिकोडर वाला पार्ट आया तो आप उसको ऑटो रिग्रेसिव मैकेनिज्म से आपने एक पहला टोकन प्रोड्यूस किया, राइट। व्हाट इज टोकन? टोकन आप फॉर द टाइम एक वर्ड मान सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड हो जाए।
फिर आप उसी वर्ड से जो अगले प्रेडिक्शंस है उसमें आपने देखा कि अच्छा कौन सा लग रहा है, या प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे देख लिया कि ये पॉसिबल है, फिर उन्हीं से आपने और प्रेडिक्ट किया। जी। तो ये मोर और लेस लाइक वेरी हाई लेवल आपका अटेंशन मैकेनिज्म और एक ट्रांसफॉर्मर्स का वो पार्ट हो गया। तो रियल लाइफ में कहाँ क्या यूज हो रहा है? एक सेकंड में एक ऐड करना चाहता था। स्कूल में हमें ऐसे सिखाया जाता है जैसे कि अगर एक डॉग है उसकी एक मैट्रिक्स बना दी 1 2 3 4 5 6, कैट की एक मैट्रिक्स बना दी 3 4 5 1 2 3। तो अब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो कि डॉग और कैट्स एक एनिमल कैटेगरी में आते हैं यूजिंग दीज नंबर्स। तो एक ऐसे होता है, इसको कर दिया हमने इनकोड, ये नंबर्स में कन्वर्ट किया, ये इनकोडिंग हो गया। पर पहले क्या होता था, ये डॉग और कैट हमें जनरेट करके नहीं देंगे, सिर्फ इनकोड करेंगे, जनरेट करके नहीं देंगे। अब चैट जीपीटी क्योंकि हमें आउटपुट जनरेट भी करके देता है, इस कारण वो डिकोडर बेस्ड मॉडल भी है, इनकोडर बेस्ड मॉडल भी है। इट्स लाइक बोथ, बट पहले सिर्फ इनकोडर एग्जिस्ट करते थे। एग्जैक्टली तो बट आपका जैसे क्या है कि जब लैंग्वेज मॉडल की बात आती है तो लोग दोनों यूज करते थे इन द सेंस टू ट्रेन अ बिगर मॉडल। जी। तो आपने जैसे क्या किया, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अलग अलग मास्क लैंग्वेज टास्क के ऊपर, तो आप एनकोडर और डिकोडर दोनों यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट फीड करिए, एनकोडर से कुछ ट्रेन हो रहा है, अब उसका वेक्टर लेके फिर डिकोड करना चालू कर सकते हैं कि अगला सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन कैसे चलेगा, राइट? तो थिंक ऑफ इट्स लाइक टू ब्लॉक्स सेपरेट, एनकोडर और डिकोडर, वो कनेक्टेड हैं एक तरीके से। आप अगर उस कनेक्शन को ब्रेक कर दें तो जो एनकोडर पार्ट बचा आपका, दैट इज बेसिकली अ बर्ट बेस्ड मॉडल। जो आपका डिकोडर बेस्ड पार्ट बचा वो टेक्निकली जीपीटी मॉड्यूल। करेक्ट। तो जीपीटी इज जनरेटिव बिकॉज वो नई चीजें जनरेट कर रहा है। एनकोडर जो बर्ट है वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। जी। दोनों के अपने अलग अलग बहुत यूजेज हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ जीपीटी ही यूज हो रहा है। आज की तारीख में जैसे आप जो एम्बेडिंग्स यूज करते हैं, कई सारे मॉडल्स हैं, नॉट जस्ट ओपन है बट दूसरे भी मॉडल्स हैं, तो एनकोडर बेस्ड एम्बेडिंग्स भी होती है क्योंकि उनका कंटेक्स्ट साइज फिक्स है। बट इट इज वे मोर चीपर टू जनरेट एम्बेडिंग्स देन जनरेट टोकन्स आउट ऑफ डिकोडर। जी। तो कॉस्ट बेनिफिट्स हैं दोनों के। कभी भी मतलब वो एनएलपी वाले मेथड्स यूज होते हैं जो चीपर पड़ता है, काफी। हाँ जी, काफी स्टार्टअप्स यूज करते हैं। जी एग्जैक्टली। एंड फॉर रैग मैकेनिज्म जो कि आज की तारीख में बहुत फेमस हो रखा है, उसमें जब लोगों को एनकोड करना होता है पूरा पूरा वेक्टर डेटाबेसेस में, तो आप एनकोड ही कर रहे हैं, आप डिकोड नहीं कर रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं हुआ है कि लाइक कोई एक मॉडल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लाइक टेक्निकली दोनों यूज़ हो रहे हैं इन द बैक एंड। मे बी लोगों को जस्ट फ्रंट एंड पे ही दिख रहा है कि अच्छा ये जीपीटी है, बट चैट जीपीटी अपने आप में एक अलग चीज़ है। चैट जीपीटी जो प्रोडक्ट है, इट इज़ यूजिंग मल्टीपल स्टफ इन द बैक एंड टू आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स देने का जो आपको लगता है कि वो हो, आप उसको जीपीटी लेबल करें तो वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाएगी। जीपीटी इज़ अ मॉडल, बट चैट जीपीटी एक पूरा एक प्रोडक्ट है आपका, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली जो कि पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आएंगी। एक्सीलेंट। अब जब हम बात करते हैं रोड मैप बनाने के लिए बच्चों के लिए, दे टॉक अबाउट कैगल, हगिंग फेस। आप इनके बारे में बताना, जब आप रिज्यूमे में कैगल पढ़ते हो, हगिंग फेस पढ़ते हो, आप डिस्क्राइब भी करना इनको, एंड आपके माइंड में क्या आता है जब लोगों को आप हायर करना चाहो। राइट। तो कैगल जैसे पता है, इट्स लाइक कैसे बताया जाए, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉर्ट ऑफ डेटा साइंस कंपटीशन, जहाँ पे लोग प्रॉब्लम या कॉर्पोरेट्स नहीं तो नॉर्मल ओपन सोसाइटीज अपनी प्रॉब्लम डाल सकती हैं। पीपल वुड कम अप, दे विल टेक इट एज अ चैलेंज, एंड वहाँ पे उसको लाइक उसके लिए मॉडल्स या कुछ भी बनाएंगे या जो भी नोटबुक्स में उनको करना है। एंड इफ दे रीच द पास सर्टेन एक्यूरेसी और समथिंग, तो मे बी देयर इज अ स्कोर बोर्ड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बेस्ट मॉडल बनाया, सेकंड थर्ड फोर्थ जैसा चल रहा है। तो ये कैगल का मोर और लेस मैकेनिज्म है, राइट? तो द थिंग इज, आप इसको ऐसे ऐसे समझिए कि कैगल ऐसी चीज हो गई कि जहाँ पे आप compete कर रहे हैं, इट्स एन एग्जामिनेशन, इट्स लाइक अ कॉलेज डिग्री जहाँ पे आपने कुछ कोर्स किया, ये सब किया, राइट? एंड आपको फाइनली मार्क्स मिले एंड आप क्लास के अंदर इतने रैंक के अंदर आए, बहुत खुश हैं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपको रियल लाइफ में जॉब मिलेगी। तो मेरे लिए कैगल ऐसा है, लाइक वेरी गुड कि आपने कैगल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट कैगल में परफॉर्मेंस में आपने क्या है कि आपने सिर्फ वो वाला पार्ट देखा जहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया, आपने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया, जैसा थोड़ा और एनालिसिस कर लिया, वो कर लिया, राइट? एंड फाइनली आपने एक मॉडल बना दिया जो आपको बोला गया है कि इस चीज़ के लिए मॉडल बनाना है, वो आपने अच्छा कर दिया। जी। रियल लाइफ में जो भी आदमी कैगल पे आपका कंपटीशन पोस्ट कर रहा है, उससे पहले वो और भी बहुत मेहनत कर रहा है। वो 10-15 लोगों से बातें कर रहा है कि मेरी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको कैसे मुझे कौन सा डेटा चाहिए, डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, मैं किससे बात करूँ, मेरा डेटा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या मुझे इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, मेरी डेटा की पाइपलाइन क्या होगी, क्या वो उतना क्लीन है कि डेटा साइंटिस्ट को वो दे पाएँ कुछ यूज़ करने के लिए, राइट?
तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि कैगल में क्या है कि ऑब्फ्यूस्केट हो जाता है। तो ऑब्फ्यूस्केट मतलब? ऑब्फ्यूस्केट आप वैसे समझिए कि लाइक लोगों को पता नहीं चलने कि बैकएंड में जो कैगल पे कंपटीशन पोस्ट कर रहा है हाँ वो उसको छुपा दे रहा है, क्योंकि वो उसका खुद का प्रोप्राइटरी काम है, वो सामने वो लाएगा, वो आपको डेटा भी इस तरीके से देंगे कई बार रैंडमाइज करके कि आपको पता नहीं लगेगा कि वो डेटा किसका है। जी। तो आप कैगल पे जो करते हैं आपको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं होता उस प्रॉब्लम का। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड आपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दे दिया एंड यू आर ऑन अ लीडर बोर्ड। तो मे बी आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल मेकिंग और डेटा क्लीनिंग इन अ नोटबुक टेस्ट हो रही है, बट वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर, जी। जो कि बहुत अलग है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में मैं रादर आपको बोलूँगा आप इंटर्नशिप्स करिए, जैसे भी आपको मिले जहाँ भी जाइए, तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि आप जाके देख पाएंगे कि अच्छा इस तरीके की सेटिंग है, मैं डेटा साइंटिस्ट अगर हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कोई आपको लाइक थाली में लाके परोसेगा नहीं डेटा, राइट? आप ही को लोगों से बात करनी है, आपको समझना है, और कई बार डेटा होता ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि आप आपकी सारी प्रॉब्लम सेट होगी, बिजनेस पार्टनर साथ में आ गए, बट देन डेटा नहीं है। जी। तो आप डेटा खरीद भी सकते हैं बाहर से जाके, लाइक इट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज, एंड देन आपको एनालॉजी ड्रॉज करनी पड़ेगी। तो ये सारा काम आपको कभी नहीं मिलेगा एक ऑन कैगल कंपटीशन। तो कैगल इज़ गुड अगर आपको आपकी स्किल्स प्रैक्टिस करनी है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग इन डेटा साइंस या मॉडल बिल्डिंग एक्सरसाइज, बट वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो लेकिन बचपन में हम करते थे, जैसे मैं कॉलेज में था, हमें दिखाया जाता था टाइटैनिक का डेटा क्लीन कर रहा है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, Yes. ये रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट नहीं होती। एग्जैक्टली तो अब हगिंग फेस पे अगर कोई स्टूडेंट जाता है, फाइन ट्यून करता है, कैसे करता है आप ये भी डिस्क्राइब करना, उसका कितना रियल वर्ल्ड ट्रांसलेशन होता है? बिल्कुल। तो हगिंग फेस जैसे कि एक नॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कई सारे कंपनीज अपने मॉडल आके होस्ट कर देते हैं, राइट? और जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, या फिर आप अपने ही और एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव्स बना सकते हैं मॉडल से, एंड आप उसके ऊपर सबको पब्लिकली होस्ट करा सकते हैं। जी। तो हगिंग फेस का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऐसा हो सकता है कि हगिंग फेस का जो खुद का पैकेज है वो ऑन टॉप ऑफ मेनली पायटॉर्च बिल्ट है, जो ट्रांसफॉर्मर्स उनका पैकेज है, राइट? इंजेक्ट उन्होंने मतलब पूरा अपना स्टैक इस तरीके से बनाया कि दिस, जितना मुझे समझ में आता है, दे हैव सॉर्ट ऑफ फेवर्ड पायटॉर्च ओवर टेंसरफ्लो, जितना उनका पूरा इकोसिस्टम है। तो उसमें बेनिफिट लोगों को क्या हो सकता है, क्योंकि मॉडल पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप ऑब्वियसली छोटे मॉडल्स अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, और आज की तारीख में जीपीयूज लैपटॉप पे इतने पावरफुल हैं कि आप थोड़ा बहुत फाइन ट्यून खुद कर सकते हैं। मैं जीपीटी लेवल के मॉडल्स की बात नहीं कर रहा जिनका पैरामीटर साइज बहुत ज़्यादा है, नॉट जीपीटी 3.5 और समथिंग, बट मे बी बर्ड टाइप ऑफ जो पुराना जो इनिशियल बर्ड मॉडल्स हैं, या इवन जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर जो कि इट्स अ मिक्स ऑफ टू टाइप ऑफ बर्ड्स जिसका यूज़ करके आप इनकोडिंग करते हैं बाद में। तो इस टाइप के मॉडल्स आपको बहुत आसानी से हगिंग फेस पे मिल जाते हैं। तो हगिंग फेस का बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है जो फाइन ट्यूनिंग करने का, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज मॉडल बहुत इंप्रूव हो सकती है जस्ट बाय प्लेइंग ऑन हगिंग फेस। कि आपने कोई एक मॉडल डाउनलोड किया, आपने देखा कैसे है, आप कौन सी लेयर्स फ्रीज करके उसको कैसे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, या आपका गिवन डेटा क्या है। तो आई वुड से इट्स मोर ऑफ एन ओपन स्पेस टू एक्सपेरिमेंट, जिससे आपकी शायद मे बी एक डेटा साइंस पैकेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल पायटॉर्च हो गया, या फिर इन जनरल रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे काम करेगा। बट अगेन लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं। अगर आप दूसरे का मॉडल लेके समझ रहे हैं तो एक अलग चीज़ हो गई, राइट? एंड कॉर्पोरेट लेवल में कोई भी अपने फाइन ट्यून मॉडल्स हगिंग फेस पर डालने नहीं देगा। मेजॉरिटी सेटिंग्स के अंदर हगिंग फेस कई जगह बैंड भी होता है, क्योंकि कई जगह पे इट्स लाइक कि अगर कोई डेटा साइंटिस्ट अपना मॉडल हगिंग फेस पे डाल रहा है, दैट इज लाइक पब्लिकली एक्सेसिबल, अनलेस हगिंग फेस का खुद का भी एक वो है होस्टिंग टाइप है, जिसमें आप एक एंटरप्राइज लेवल पे कर सकते हैं जी। कि आपके जितने जो अभी होस्ट करना चाहते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक कंटेन्ड सेटिंग में रहें। बट कोई अगर गलती से भी भूल गया तो आप एक प्रोप्राइटरी मॉडल सबके लिए ओपन कर सकते हैं। बट अच्छी बात हगिंग फेस पे ये है कि देयर इज अ टन ऑफ मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, एंड डेटा सेट्स भी जो स्पेसिफिकली वो मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है हगिंग फेस। सो हगिंग फेस पे लोग मॉडल डाउन करते हैं, उनको फाइन ट्यून करते हैं, आप डिस्क्राइब करना प्रोसेस फाइन ट्यून करने का, और उसका फायदा क्या होता है कॉर्पोरेशंस के लिए? जी, तो फाइन ट्यूनिंग में क्या है, जैसे कई सारे आपके मॉडल्स जो अवेलेबल हैं वो ओपन सोर्स हैं जी। अगेन ओपन सोर्स फॉर व्हाट यूज, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। तो जैसे
आप अगर तो फेसबुक का एक बड़ा अच्छा मॉडल है, वो 750 शायद मिलियन पैरामीटर्स का लामा, यस, राइट, लामा लामा मॉडल है, राइट, अच्छा। लामा 3 पॉइंट, और वो सब बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। उसमें छोटा सा एक लीगल क्लॉज है, ठीक है, अगर आप अपनी रिसर्च सीखने के पर्पज से यूज कर रहे हैं, देन इट इज ओपन सोर्स। As soon as you are utilizing it for some form of like some form of a business application, वो open source नहीं है। एंड ये बहुत कैची सी चीज है कि आपको पता नहीं लगेगा कब आप उसका बिजनेस यूज कर रहे हैं, यू विल बी इन वायलेशन ऑफ देयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। जी। तो ये कॉर्पोरेट साइड में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि लाइसेंसिंग को कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि बड़े बड़े लॉ सूट्स हो सकते हैं आपके ऊपर, राइट। तो जनरली क्लाउड प्रोवाइडर्स इनके अपने खुद के वर्जन्स प्रोवाइड करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग बेनिफिट कैसे होता है कि अगर आपको बेस मॉडल किसी ओपन सोर्स कंपनी ने दे दिया, राइट, जी। तो लामा हो गया, नहीं तो बर्ट हो गया, नहीं तो इवन पुराने जीपीटीज भी हो गए, तो बेनिफिट ये है कि यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग दैट बेस लैंग्वेज मॉडल। तो वो आपको अब खुद से करने की जरूरत नहीं है अपने डेटा के ऊपर। आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको फाइन ट्यून वो पूरा मॉडल ही फाइन ट्यून करना है, तो आप अपनी कंपनी का डेटा लेके बेसिकली उसको थोड़ा मसाज कर दीजिए, सेंस में कि लाइक इट इज सूटेबल फॉर दैट मॉडल फॉर विच यू आर ट्रेनिंग। आपके पास एक अपनी कंपनी बेस्ड एक कंपनी स्पेसिफिक मॉडल बन सकता है इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी इन अ वीक और 2 वीक्स लर्निंग टाइम। अगर आपके पास ठीक ठाक डेटा है, आपका मॉडल आप पूरा फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी कंपनी डेटा के ऊपर, तो एक जेनेरिक मॉडल बन जाएगा दैट इज केटरिंग टू योर कंपनी। और दूसरे टाइप के यूज केसेस हो जाते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक यूज केस हुआ कि लेट्स से आप कोको कोला के लिए काम कर रहे हैं, राइट, और आपको देखना है कि एक आप मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, आपके पास दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट का डेटा है, राइट, एंड आप देखना चाहते हैं कि इस वाले मार्केटिंग कैंपेन से इस टाइप का कस्टमर अफेक्ट होगा या नहीं होगा। सो इट्स बेसिकली लाइक अ क्लासिफिकेशन मॉडल ओनली, राइट। बट आप क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के मॉडल जब आपको दिए, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं और अपने ही डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं, कि आपको बेस मॉडल के ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालना ना पड़े। आप एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उसके ऊपर अगर न्यूरल नेटवर्क है तो लेयर्स वगैरह लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्रेन ऑन दैट डेटा सेट। तो उससे बेनिफिट होता है, यू बेसिकली कट शॉर्ट ऑल द टाइम ऑफ ट्रेनिंग अ लैंग्वेज मॉडल, जो मेन बेनिफिट है फाइन ट्यूनिंग का, राइट। एंड आप टोटली फोकस करते हैं अपनी बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर। एंड आप इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू हैव टू हैव अ स्मॉलर टीम ऑफ इंजीनियर्स ट्रेनिंग अ मॉडल एज कंपेयर्ड टू बिगर टीम। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, क्योंकि अभी नहीं बताया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पुराने टाइम में ऐसा ही होता था कि जैसे जब आपका बर्ड टाइप के मॉडल्स नहीं थे, एलएलएम्स नहीं थे जो आज के जीपीटी हैं, तो इवन नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन भी होता था। उसके लिए आपको खुद पूरा डेटा सेट बनाना पड़ेगा, आपका डेटा सेट है तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। देन आपके पास एक पूरी टीम होगी जो कि पहले मॉडल ट्रेन करेगी डेटा साइंटिस्ट की, देन आपके पास एक डेवऑप्स या एमएल ऑप्स का कोई ना कोई बंदा होगा जो कि उसको डिप्लॉय करेगा, वो करेगा। आज की तारीख में कुछ नहीं है। जी। आपको जैसे अगर इवन माइक्रोसॉफ्ट ने तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी निकाले, तो एलएलएम्स एक चीज़ है, वैसे एसएलएम्स करके भी चीज़ है। जी। तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स तो बहुत बनी ही ट्रेनिंग के लिए है, फाइन ट्यूनिंग के लिए है। तो आप जस्ट वो जाइए उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनका पैकेज है जो भी क्लाउड एसडीके है वो यूज़ करिए, ट्रेन कर दीजिए, वहीं पर डिप्लॉय करिए, एंड यू बेसिकली कट शॉट ऑन द होल टीम जिसकी पहले रिक्वायरमेंट होती थी सेम काम करने को। तो मे बी पहले जो काम 7 लोग करते थे वो 2 लोग कर सकते। जी, बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं खुद करता हूँ, जैसे एक फ्लक्स मॉडल आपने देखा होगा, बहुत वायरल है। मैंने अपने 15 इमेजेस दी उसको और मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, अपने थंबनेल क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक इट्स जस्ट ऑन द सेम वेबसाइट, इट्स मैजिकल। एग्जैक्टली। तो आपने बताया था सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स टू एंटर दिस मार्केट, और वो बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट की थी आपके ओपिनियन के बारे में, विच इज कमिंग टू बी ट्रू। इलॉन मस्क ने भी कहा था। तो आप ये बताना अभी, क्योंकि हम रोड मैप बना रहे हैं, हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, टैगल कर लिया, हगिंग फेस कर लिया, क्योंकि अभी जब मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि मुझे चैटबॉट्स पसंद नहीं है प्रोजेक्ट्स में, पर सभी लोग चैटबॉट्स बना रहे हैं। तो आप बता सकते हो कि कैसे आप स्किल्स, कौन सी स्किल्स रिज्यूमे में चाहोगे जो आप चाहते हो, और क्या प्रोजेक्ट्स चाहोगे इन स्टूडेंट्स हु यू वांट टू हायर? सो दैट विल ऑल डिपेंड ऑन मुझे किस रोल के लिए हायर करना है, राइट। जैसे मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट के लिए मुझे किसी को डेटा साइंस के लिए रोल के लिए हायर करना है, राइट। तो आज के टाइम में डेटा साइंस का रोल भी बहुत चेंज हो गया है। आई वुड रादर वांट दैट पर्सन टू बी गुड एट कोडिंग। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि मान लीजिए वो बढ़िया से लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करे। हालांकि लीड कोड के ऊपर अपने अलग वो मतलब डिस्कशन चालू हो जाते हैं, बट मैं चाहूँगा कि उसको बेसिक जिस लैंग्वेज में वो डेटा साइंस का काम करता है वो अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उसको SQL क्वेरी लिखने को बोलूँ कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं उसको जाके SQL सिखा रहा हूँ।
मुझे ये नहीं चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे ये डेटा दिया हुआ है, इसके ऊपर तुम देखो कि थोड़ा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करो, ये सॉर्ट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम हमने कहा है, तो आई शुड बी लाइक कि अच्छा ये मेरे से फ्लो चार्ट पांडास में, सॉरी, मेरे से ये वाला डेटा क्लीनिंग पांडास में नहीं हो पा रही है, मैं कैसे करूँ। तो ऑल दिस स्टफ फॉर अ डेटा साइंटिस्ट वो उसको समझ में आना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड बी केपेबल इनफ टू गो ऑन गूगल एंड अंडरस्टैंड इट। अल्टीमेटली होता क्या है कि आप रियल लाइफ सेटिंग में जाते हैं तो आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा, आपको काम दे दिया जाएगा। आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आप गूगल पे जाके देख लीजिए, आजकल तो चैट जीपीटी भी है, वहां से भी देख सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व योर ओन हिंड्रेंसेस कोडिंग के टाइम पे। मुझे उस टाइप की जनता नहीं चाहिए होगी जो कोडिंग में ही स्ट्रगल कर रही हो। तो पहली चीज तो डेटा साइंस में। सेकेंडली, डेटा साइंटिस्ट के अंदर मैं ये भी देखना चाहूंगा उसका स्टैटिस्टिक्स का बेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कि अगर आज की तारीख में क्या डेटा साइंस का रोल अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो चुका है, बट जितना रिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट डेटा साइंस का रोल बहुत कॉमन सब जगह पे आ रहा है। अगर आप बड़ी फैंग कंपनीज में देखेंगे, नहीं तो इवन नॉन फैंग के अंदर जो रिसेंट जिनके डेटा साइंस के डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, a lot of them try to work on product analytics part, जो कि मेनली एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड होता है। तो आपके किस टाइप के टी टेस्ट वगैरह होते हैं, या आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, आपका पॉपुलेशन कैसा है, उसमें कौन से आप एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करेंगे, कहीं आप बायस तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल सेंस में समझ में आनी चाहिए। तो इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सॉर्ट ऑफ रोल के लोग बोलेंगे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कहाँ सीखने को मिलेगा, राइट। उसके लिए मुझे कंपनी में जाना है, और कंपनी में जाने के लिए मुझे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो कैगल की बात हुई, राइट, आप क्या कर सकते हैं, कैगल पे जाके ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना चालू हुआ कि कंपनी में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, और आप अलग अलग फोरम्स पे जाके उनके बारे में डिस्कशन पढ़िए। तो होल आइडिया इज नॉट टू लर्न कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, बट क्या क्या अप्रोचेज हैं उसको करने की। तो डेटा साइंस में जो प्रोडक्ट एनालिटिक्स का पार्ट है, उसमें एक इनोवेशन फैक्टर या प्रोडक्ट सेंस बहुत कॉमनली देखा जाता है, कि आप कितना खुद के बेसिस पे सोच पाते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाऊँ। तो ये तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे किसी डेटा साइंटिस्ट को हायर करना है, राइट, बट एट द सेम टाइम अगर मैं मेरे खुद के ही मॉडल्स बना रहा हूँ, राइट, या लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल की जो खुद मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जीपीयू वगैरह में, तो उस पर्सन में मैं मेरे लिए ऑल मशीन लर्निंग सब सेकेंडरी होगी, मुझे सिस्टम्स आना चाहिए एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर उसको नहीं आता तो हम कितनी ही ऑन पेपर थ्योरी या डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख के अच्छा प्रूव करते हैं वेक्टर अलजेब्रा लगा के कि भाई अच्छा मेरा बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है, अगर उसको स्केलेबल वे में ट्रेन नहीं करना आता, वो चीज़ कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो रादर देन जिसको अच्छे से सिस्टम्स चलाने आते हैं, मे बी क्लाउड, कोई भी एक क्लाउड आप पकड़ लीजिए जो आपको सीखना हो, चाहे AWS है, एजोर है। आई वुड से कि आज की तारीख में एजोर ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक, क्योंकि वो बहुत सारे मॉडल्स खुद अपने आप से दे रहे हैं जी, और उनका इकोसिस्टम बहुत AI की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा। तो कोई भी एक क्लाउड सीख सकते हैं, और उस क्लाउड पे फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप आपके रिसोर्सेज बनाते हैं, कैसे आप उसको स्केलेबल वे में कर सकते हैं, एंड कॉस्ट कैसे कैसे टर्न ऑफ करते हैं। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स मशीन इंजीनियरिंग रोल्स के, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग रोल्स में होता ही है कि इट ऑल बॉयज डाउन टू आपने कितना जल्दी मॉडल ट्रेन किया, क्योंकि जितना टाइम हम जीपीयू ट्रेन करने में डाल रहे हैं उतना आपका बिल पीछे मीटर चल रहा है। तो ये मेन टाइप के मैं देखना चाहूँगा जी। अब रोड मैप में थोड़ा डीपर जा सकते हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आपने बात की, तो एक बच्चे ने कैगल पे प्रोजेक्ट्स भी कर लिया, हगिंग फेस पे भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब वो आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सीखने के लिए। तो अब इसमें कौन से टॉपिक्स आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट? कुबरनेटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, काफी कुबरनेटिस के जो टूल्स हैं, जैसे कि AKS जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, AWS का कोई और है, तो क्या क्या सीखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आई वुड से आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बेसिक स्टार्ट आपका जो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कवर करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स के बेसिस पे, राइट। इवन अगर आप कुबरनेटिस का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन आपका एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके अंदर लोग अपनी एप्लीकेशंस होस्ट करते हैं। एंड ऑफ द डे इवन आप अगर ये नहीं जानते हैं कि कुबरनेटिस कैसे काम करता है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं, मुझे सबनेट्स कहाँ बनाने हैं, मेरे पोर्ट्स कैसे कहाँ फॉरवर्ड हो रही हैं, या मेरी रिक्वेस्ट कैसे प्रोपोगेट करेंगी, मुझे HTTPS को कहाँ टर्मिनेट, बेसिकली SSL टर्मिनेशन जो हुई है वो कहाँ करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सारा नेटवर्किंग का गेम है, तो आपको नेटवर्किंग ठीक ठाक आनी चाहिए। बड़ी अगर आप इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑनलाइन बुक या कोर्स है, उसका नाम है BJ's गाइड टू नेटवर्किंग, BEEJ गाइड टू नेटवर्किंग।
तो दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, ठीक है। एंड अगर आप पाइथन पे सीखना चाहते हैं तो उसका एक पाइथन वर्जन अवेलेबल है, एंड एक अगर आप C++ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उसका बहुत एलाबोरेट वर्जन है। जी तो बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है जो आपको आई थिंक विद इन कपल ऑफ वीक्स नेटवर्किंग इतनी सिखा देगा कि आपको इन एंड आउट पता चल जाएगा। आप और उसके बाद फिर आप आपके घर पे बेसिक प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि मैं मेरे इंटरनेट राउटर से कौन से कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करूं कि मुझे मैं मेरे घर से SSH कर सकता हूं मेरे फ़ोन के थ्रू, और ये सब चीज़ें। तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके आप सीख सकते हैं, बट इससे आपको ये नहीं आएगा समझ में कि मैं ये सिस्टम कैसे बनाऊं, बट एटलीस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी। सिमिलरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट है उसमें भी आपको ये देखना सीखना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, या आपके उसके अंदर जो स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं और जो बफर्स हैं वो आप कैसे यूज़ करते हैं, थ्रेड्स वगैरह कैसे मैनेज करने होते हैं सेटिंग के अंदर, राइट। और एट द सेम टाइम ये तो जस्ट एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स का बात हो गई, राइट। देन एट द सेम टाइम आपको सिस्टम डिज़ाइन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज होता है कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कैशिंग आपको पता होनी चाहिए। या ये तो जस्ट एक बहुत वेग सा एग्जांपल है, बट एंड ऑफ द डे आपको अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन समझ में आनी चाहिए। एंड लास्टली अगर आप ये सारा काम फ्रॉम एक LLM करना चाह रहे हैं तो आपको GPU की भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉट दैट कि आप हार्डवेयर के डिटेल्स जानो, बट आपको पता होना चाहिए कि GPU का कंप्यूटेशन पैराडाइम बहुत अलग है एज कम्पेयर टू CPU। या आप कैसे एक बड़ा मैट्रिक्स डायरेक्टली GPU में ऑफलोड कर सकते हैं, एंड फिर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद बेसिक्स, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप पाइटॉर्च सीखिए, आप डायरेक्टली आई थिंक पांडास के अंदर और नमपाई के अंदर एक पांडास में एक एक्सेलरेटर है, नंबा बोलते हैं उसको, जी राइट। तो आप उसको यूज करके भी आपके एग्जिस्टिंग डेटा साइंस के ऑपरेशंस बहुत स्पीड अप कर सकते हैं। कुछ फैंसी नहीं चाहिए, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर आप C++ का कोड कैसे लिख सकते हैं। वाओ सो आई थिंक C पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, विच मोस्टली जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन करके होता है। और आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स ये जो 3.13 पाइथन का वर्जन आया है जी उसमें दे हैव रिमूव्ड द GIL। GL क्या होता है? तो GIL इज लाइक ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। सो पाइथन एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, राइट। क्या आपको मल्टीपल प्रोसेसेस सेट करने पड़ते हैं। But I think they are starting to remove that GIL in an experimental way. So Python can now start turning more like a general purpose language where जहाँ पे आपके पास actual control है थ्रेड कंट्रोल करने का। तो ये सारी नॉलेज आपको सीखते सीखते ही आती है, या फिर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा हो। वाओ बट डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को सीखना आई वुड से इज वे हार्डर देन, क्योंकि बहुत ये कॉमन नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे जी ये आपको समझ के ही थ्योरी से अपना वो स्पेस यूज करके बनाना पड़ता है। जी कॉलेज में भी अच्छे से सिखाई नहीं की हमें। BJ's गाइड में जरूर चेकआउट करूंगा, मुझे खुद सीखने का बहुत शौक है, तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा बताया। और इसी बात पे आई वांट टू ऐड ऑन, आपने बताया ना ये स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बात की जा रही है क्लॉड इज बिकमिंग बेटर देन OpenAI Right. बिकॉज इट गिव्स consistent results for different type of questions. Right. ये लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बताया गया था बाय द कर्सर फाउंडर्स। उन्होंने बताया क्योंकि जो क्लॉड है इट इज ट्रेन्ड ऑन AWS H200 GPUs of NVIDIA, Right. and वो GPU ने everything it has changed. It is trained on the best GPUs, Right. and because of that the data has become more consistent, Right. and hallucinations कम हो गई है। हाँ जी। And because of that Claude is actually beating the race. और उन्होंने बताया कि OpenAI का जो O1 है it's nowhere special. एक prompt आप डालोगे Exactly. any model can be converted into O1 क्योंकि it's just chain of thoughts. एग्जैक्टली। तो एक prompt से आप chain of thought डालो, Claude भी वैसे ही behave करेगा। राइट। अब आपको कौन सा मॉडल पसंद है? Do you agree with this? तो या चेन ऑफ थॉट का जैसे आपने बताया O1 का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली वही है। तो मैं अभी भी लाइक थोड़ा हेजिटेट करूंगा इन चूजिंग माय फेवरेट मॉडल, बिकॉज बहुत डायनामिकली इवॉल्विंग चीज़ है। बट हाँ, क्लॉड के कंपैरेटिवली मैंने देखा थोड़े रिजल्ट्स आज की तारीख में बेटर हैं, नो डाउट। एंड आई थिंक विथ न्यूअर GPUs आजकल ये भी चल रहा है कि तो क्वांटाइजेशन करके काफ़ी कॉमन कंसेप्ट है जो कि ट्रेनिंग में यूज़ किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन इज बेसिकली कि आप जैसे CPU ऑपरेशंस के अंदर आप थोड़ा ज़्यादा प्रिसिशन वाला इंटीजर यूज़ करते हैं या जो भी फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। GPU के अंदर बेनिफिट क्या होता है, इफ़ यू रिड्यूस आप उसका प्रिसिशन तो आप उसका जो नंबर ऑफ बिट्स है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड आपका जो भी नंबर साइज है वो छोटा हो जाता है, बट देन स्पीड्स अप योर कैलकुलेशन। तो इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन आपका प्रिसिशन, मतलब ट्रेड ऑफ बिटवीन आप कितना एक्यूरेट चाहते हैं और कितना फास्ट वो करना चाहते हैं, आपका मॉडल कितना वो हो। तो आई थिंक नए जो GPUs आ रहे हैं उसके अंदर बिकॉज इतनी मेमोरी इतनी ह्यूज हो रही है, आर्किटेक्चर बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, तो people are starting getting back into a trend where they don't have to do a lot of quantization to train a model quickly.
और जिसके पास पैसा है वो तो उल्टा सीधा पैसा डाल के अपना फार्म बना ही रहा है। जैसे अभी ट्विटर ने भी अपना पूरा जीपीयू का पूरा फार्म बनाया है। लोग बोलते हैं कि उसको करने में शायद 3-4 साल लग जाते हैं, इन्होंने शायद महीनों 2 महीनों में कर लिया। जी जी जी। तो रिगार्डिंग कमिंग बैक टू दैट होल चैट जीपीटी एंड क्लाउड पॉइंट ऑफ थिंग, आई थिंक बात वहीं पे आ जाती है कि O1 लोगों को लग रहा है कि एक नया मॉडल, but it's just that very intelligent way of using an existing model, using the chain of thought process, जहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांचेस मिल रही हैं और वो कौन सा चेन ऑफ थॉट यूज करके उससे बेटर रिजल्ट दे सकता है। जी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक प्रॉम्प्ट के जिससे आप किसी को भी कर सकते हैं। सो लाइक क्वांटाइजेशन बेसिकली ये है कि एक पूरे जीपी को अच्छे से यूज करना। सो क्वांटाइजेशन मैं बोलना चाहूँगा ये है कि जैसे कोई भी डेटा टाइप हुआ आपका, राइट, तो आपका अलग अलग टाइप के डेटा टाइप, जैसे अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो एक रेगुलर इंटीजर होता है, राइट, या अनसाइंड इंटीजर हो गया जी। एक आपका बिग इंटीजर हो गया, तो उनके साइजेस चेंज हो सकते जी। हैं, राइट, अलग इन टर्म्स ऑफ मेमोरी अलग अलग होगा। क्वांटाइजेशन एक फैंसी टर्म है जो कि आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जगह छोटे साइज का फ्लोटिंग पॉइंट यूज करूंगा। तो अगर आप छोटे साइज का फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन शायद स्टोर ना कर पाएं, सॉरी, आप ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाते, बट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, राइट। तो आप ज़्यादा बड़ा मॉडल एक रेगुलर जीपीयू में फिट कर पाएंगे at the expense of not being so accurate. Wow, same thing हाँ। has been with H200 GPU with NVIDIA because it makes 20 TB memories available on H200 GPU by NVIDIA जी। and that gives so much edge. Quantization से आपके पास ज़्यादा available है तो आप ट्रेन ज़्यादा कर सकते हो with कम GPU. So yeah, exactly. So I would say कि like memory size fix रह रहा है, but आप उस पर ज़्यादा आप क्या बोलते हैं, कैसे बताया जाए कि like quantity of information ज़्यादा डाल पा रहे हैं at the expense of not being so accurate. And cheaper हो गया, tokens cost कम हो गया. Sort of. Yeah. तो इन्होंने इस तरीके से यूज करा है। तो पुराने टाइम पे जैसे था कि आज से 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि एक टीचर स्टूडेंट लर्निंग मॉडल होता था। तो टीचर स्टूडेंट में क्या होता था कि आप एक बड़ा मॉडल लीजिए जो कि आपने मे बी शायद पिछले 6-7 महीने ट्रेन किया है, उसका पैरामीटर साइज बहुत बड़ा होगा। जी। जब आपको लगे कि ये मॉडल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, हम क्या करेंगे, एक छोटा मॉडल बनाएंगे विद वेरी लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड हम एक दूसरे से उसको कंपीट करवाएंगे। कि सेम इनपुट डेटा आपको पता है कि बड़े मॉडल का आउटपुट क्या है, मैं छोटे मॉडल में सेम इनपुट डेटा डालूंगा और मैं उसको ट्रेन करूंगा कि वो वैसा ही आउटपुट दे बड़े मॉडल जैसा। तो ये सॉर्ट ऑफ पैरामीटर रिडक्शन के टेक्निक्स हैं जो कि थ्योरेटिकली शायद पढ़ाई जाती है, बट रियल लाइफ में आपको ऐसे मॉडल्स में देखने को मिलेंगे कि कोई मिनी मॉडल है तो उसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैरामीटर रिडक्शन करेंगे या फिर क्वांटाइजेशन यूज़ करना चाहेंगे, नहीं तो स्पेसिफिक जो कुछ न्यूरॉन्स हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं उनको लग रहा है तो दे विल स्टार्ट रिमूविंग दैट फ्रॉम मॉडल। इट इज सो फैसिनेटिंग यार, सो फन टू लर्न। सो लास्ट टॉपिक है, आजकल नई फील्ड्स भी राइज हो रही है जैसे डेटा गवर्नेंस। सो आप डिस्क्राइब करना डेटा गवर्नेंस एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल सभी लोग डेटा साइंस में घुस रहे हैं, दे डोंट गेट इनटू द न्यू फील्ड जिसमें शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर अगर वो उसमें ट्राई करें उनको because they stand out, they take the road not taken, they can get। जी, तो डेटा गवर्नेंस जैसे आप समझिए कि अगर मैं सिर्फ डेटा गवर्नेंस की बात करूं तो कई सारे कॉर्पोरेट्स में आजकल प्रॉपर बॉडी सेटअप कर दी गई है कि आप किस टाइप का डेटा कैसे स्टोर करना है और उसका किसको क्या एक्सेस रहेगा। ये पहले भी हुआ करता था, आज की तारीख में ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसे जैसे डेटा को रीयूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और मॉडल ये सब, तो आप नहीं चाहेंगे, और कई सारे फाइनेंस सेक्टर में तो इनफैक्ट रेगुलेशंस डेवलप हो रखे हैं कि आपको मॉडल बनाना है तो आप शायद किसी का जेंडर यूज़ नहीं कर सकते, किसी का जियोग्राफिकल लोकेशन यूज़ नहीं कर सकते, जिप कोड यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इंश्योरेंस में बहुत कॉमनली यूज होता है, आई थिंक जिप कोड करते हैं या मुझे याद नहीं है, बट लाइक दे हैव टू रेस्ट्रिक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर मॉडल। अगर उनको पकड़े गए कि ऐसा कर दें तो दे विल बी फाइंड हेविली। जी। तो डेटा गवर्नेंस का कई सारा पार्ट होता है कि इसके अंदर वो ये देखते हैं कि आप कैसे स्टोर कर रहे हैं, आपके पास रेलेवेंट बैकअप्स हैं, पूरा आपको आपका क्लाउड पे अगर माइग्रेट करना है तो वो कैसे आप सेटअप करेंगे, इवन ऑन प्रेमाइस आपके जो डेटाबेसेस है वो आप कैसे रखना चाहेंगे। जी। तो दिस इज मोर ऑफ अ गवर्नेंस सॉर्ट ऑफ जॉब जहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर बीइंग टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ लाइक यू आर नॉट बीइंग मे बी हैंड्स ऑन इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, बट यू आर प्रोवाइडिंग एन इक्वलेंट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर। तो अगर आपको शायद हैंड्स ऑन रोल पसंद नहीं है बट यू स्टिल वांट टू बी नियर डेटा और इस टाइप का, तो इस तरह के भी रोल्स काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं। एंड अगर आप बिजनेस सेक्टर में भी देखा जाए तो लाइक जिस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग घुस रहे हैं ड्यू टू पैशन, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक पिरामिड फॉर्म करना चालू हो जाएगा। Like probably people with the highest passion and industry knowledge will be on top, right? You can always get into the boring part as well, जो कि लोग नहीं ले रहे हैं, like you said, the road not being taken, right? तो उसमें you can easily rise.
या और जस्ट बाय हैविंग सम इंफॉर्मेशन और डेटा आप इसमें भी घुस सकते हो. एंड माय फाइनल क्वेश्चन विल बी, क्योंकि आजकल आपने अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बात की, देयर इज टू टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद एआई फीडबैक. तो आप बताना दोनों में हम कहाँ पे किस फेज में है, विच इज लेस expensive and better and which is more expensive and worse. Okay. So I would say बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि एक तो ह्यूमन फीडबैक और एन एआई फीडबैक है, राइट. तो अगर आपको मॉडल ट्रेन करना है तो ट्रेन करने के लिए आप ऐसा समझिए कि मैंने किसी को ट्रेन किया, राइट, एंड मैं बोल रहा हूँ कि नो आप खुद ही को ट्रेन करिए अपने ही जजमेंट से, तो वो चीज़ कभी अच्छी होगी नहीं, राइट. उसमें यू नीड समवन एक्सटर्नल टू टेल दैट पर्सन कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो. तो आई थिंक यहाँ पे जो ह्यूमन फीडबैक है वो ज़्यादा काम आता है जब आपके LLMs ट्रेन हो रहे होते हैं, राइट. तो उसके अंदर यही चलता है कि वो अलग अलग क्वेश्चंस के जो भी मल्टीपल आंसर्स होते हैं उसमें ह्यूमंस एक्चुअली जज करते हैं कि मे बी दिस रिस्पॉन्स इज बेटर देन दैट, एंड फिर आप वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपने मॉडल को बेटर ट्रेन कर. जी. तो वो वाला पार्ट तो आ गया जब आपको मॉडल एक्चुअली ट्रेन करना है. बट लेट्स से जैसे GPT-O का एग्जांपल अगर हम लें, राइट, O1 मॉडल का, तो उस केस में आप AI फीडबैक यूज़ कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? जो चेन ऑफ थॉट है वो कैसे काम कर रहा है. आपने इनिशियल कुछ प्रॉम्प्ट दिया, राइट, उसके बाद एग्जिस्टिंग मॉडल ने आपने कुछ सोचा, उसके पॉसिबल ऑप्शंस हैं, फिर आपने पुराना ही सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके एक बेटर रोड लिया, मे बी इस पाथ पे जाने पे शायद बेटर आंसर मिलेगा. तो आप AI से ही यूज़ करके आप फीडबैक ले रहे हैं AI से ही इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से कि मुझे फाइनल आंसर बेटर कैसे मिलने वाला. तो ये सॉर्ट ऑफ आपका AI फीडबैक वाला मैकेनिज्म है. आप उसको ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि लाइक ट्रेनिंग के अंदर ह्यूमन फीडबैक इज वे मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एन AI फीडबैक. AlphaGo भी ह्यूमन फीडबैक से हुई थी ना ट्रेन? AlphaGo जो गूगल की पेपर था, जिसमें जो अटारी और उसका जो था जब वो गेम जी गेम वाला, जी जी. तो राइट, तो उनके पास बहुत पुराना जो डेटा सेट था उन्होंने वो भी यूज़ किया था, और उसके अंदर आई वुड से कि एक तो डेटा भी यूज़ किया था और एक उसमें जैसे आपके रोबोट्स जैसे ट्रेन होते हैं उन्होंने वैसे ज़्यादा ट्रेन किया कि लाइक वो उसको ऑप्शंस दे रहे हैं अलग अलग काम करने के, एंड वहीं पे आपका फीडबैक लूप चालू हो जाता है. आई थिंक कुछ आई एम मिसिंग द मॉडल नेम, जिसमें उसको कुछ क्यू स्टार शायद एल्गोरिदम होता है जिसमें आप AlphaFold? जो एक जो मॉडल का जो मॉडलिंग करने का तरीका होता है फीडबैक लर्निंग का, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का. आई थिंक क्यू स्टार एक तरीका होता है. बेसिकली आप एक पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये वाला कुछ ऐसा काम करेगा, दैट मीन्स कि अगर वो हिट कर रहा है मान लीजिए इसके टारगेट को, तो आप उसको सॉर्ट ऑफ टॉफी देंगे. अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको पेनल्टी देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं किया. तो वो अपने आप लर्न करना चालू कर देगा कि अगर मैं इस टाइप के एक्शंस ले रहा हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग बेटर. तो रोबोटिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है. वहाँ पे आप नॉट नेसेसरी ह्यूमन फीडबैक दे रहे हैं, बट आपने फीडबैक की पॉलिसी ऐसी सेटअप कर रखी है कि आप उसको बोलते जा रहे हैं कि भाई अगर इस टाइप का काम कर रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे. जैसे आपके ये बहुत कॉमनली यूज होता है वो जो रोबोट वैक्यूम्स आते हैं उसके अंदर, राइट, वो दीवार को हिट करेगा बार बार, राइट, एक दो बार करेगा उसको पता लग जाएगा, देन वो मैप करता रहेगा पूरा एरिया एंड वो पॉलिसी के बेसिस पे अपने एक्शंस परफॉर्म करेगा. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इनटू डेटा साइंस, रूल बेस्ड लर्निंग. यस. तो अभी हम न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत आगे आ चुके हैं. एग्जैक्टली. तो पहले टाइम पे ये सब चीज़ रूल बेस्ड हुआ करती थी. आज की तारीख में जो पॉलिसी है आप उसको भी मशीन लर्निंग से ही लर्न करवा. जी जी जी. तो वो सॉर्ट ब्लैक बॉक्स हो गई थोड़ी सी. एग्जैक्टली. तो ऑसम अभिषेक, दिस वाज वंडरफुल रोड मैप. बहुत कुछ मैंने खुद सीखा है. आई होप स्टूडेंट्स टेक all the learnings from this video and apply karke they can make a perfect resume. Thank you so much, Abhishek. Pleasure always.